हेलो, नमस्कार। कैसे हैं सभी? बढ़िया होंगे। और गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई। तो चलो, रोज की तरह हम जो करंट अफेयर पढ़ रहे हैं वापस अपने मुद्दे पर डिस्कस करते हैं, है ना? तो मैं हर्षवर्धन एग्जाम सिलेक्शन 360 पर आपका स्वागत करता हूं और मैं आपको पढ़ाने के लिए, थोड़ा समझाने के लिए दीन दुनिया में क्या चल रहा है उसके लिए आया हूं, जिसमें हम आज बात करेंगे कुछ बहुत सारी बातें, जिसमें हम क्या एग्जाम से ओरिएंटेड जो क्वेश्चन है उस पर हम चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ ऐतिहासिक पॉइंट है। आप जो हमारा चैनल है उस पर अगर पीडीएफ को जब डाउनलोड करते हैं तो ये सारे क्वेश्चन आपको वहां जो है मिल जाएंगे। शुरू में जो मैं लिखता हूँ ये वो सारे क्वेश्चन होते हैं जो आज की ऐतिहासिक घटनाएं हैं। ठीक है ना? तो उन ऐतिहासिक घटनाओं को भी जरा देखते रहना। भाई साहब, अभी मैंने आपको कल कल वाली क्लास में क्वेश्चन पढ़ाया था कि एशियन कबड्डी टूर्नामेंट तो वो किसने जीता था। तो अब कबड्डी विश्व कप आ गया। तो पहला मैं आपको बता रहा हूं कौन सा पहला क्वेश्चन है कि एशियन एशियन कबड्डी टूर्नामेंट एशियन कबड्डी टूर्नामेंट एशियन कबड्डी टूर्नामेंट की अगर बात करें तो एशियन कबड्डी टूर्नामेंट जो है ईरान में इसका आयोजन हुआ था। ईरान में, कहां पर? ईरान में। और ईरान में इसको जीता किसने है? भारत ने। और ईरान जो है रहा है, वो रहा है उप विजेता। क्या रहा है? ईरान रहा है उप विजेता रहा है। ठीक है, क्या रहा है? ईरान रहा है उप विजेता। ये ध्यान रखना। कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन पहली बार ऐसा होगा, ये ध्यान रखना है कि पहली बार इसका आयोजन एशिया से बाहर है। पहली बार इसका आयोजन एशिया से क्या है? बाहर है। एक तो बात ये वाली इंपॉर्टेंट है। और इसका आयोजन कहां हो रहा है? इंग्लैंड में। कहां पर हो रहा है? इंग्लैंड में। क्रिकेट की धरती इंग्लैंड, वहां हो रहा है भारत का जो एक खेल है हुतुतु, जिसको कहा जाता है कबड्डी। ठीक है, तो कबड्डी विश्व कप 2025 इंग्लैंड में शुरू होने वाला है। इसका आयोजन कबड्डी विश्व कप का ये दूसरा आयोजन है। ठीक है, ये कबड्डी, ये ऐसा नहीं है कि दूसरा आयोजन है। दरअसल कबड्डी विश्व कप को 2004 से आयोजित किया जा रहा है, पर कबड्डी विश्व कप जो समूह है उसके द्वारा जो है ये दूसरा आयोजन है। ठीक है, 2019 में मलेशिया द्वारा इसका आयोजन किया गया था और भारत ने पुरुष और महिला दोनों वर्गों का जो मैच था, या हम कह सकते हैं दोनों वर्गों में जो है भारत ने क्या किया था? इसमें गोल्ड मेडल जीता था। क्या किया था? गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है कि ये पहली बार हो रहा है जब एशिया के बाहर ये टूर्नामेंट आयोजित किया जाएगा। ठीक, अगर बात करें तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन मैं निकाल के लाया हूं। भारत में खेले जाने वाले सबसे पुराने खेलों में से एक खेल है जिसका नाम क्या है? कबड्डी। क्या नाम है? कबड्डी। इसके अलावा आपसे पूछा जाए तो कबड्डी की उत्पत्ति जो है दक्षिण भारत का राज्य है तमिलनाडु, इससे हुई है। कबड्डी शब्द का तमिल जो अर्थ अगर निकालें तो काईपुड़ी से जो है इसका जो है ये बना है, जिसका अर्थ होता है हाथ पकड़ना। जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है हाथ पकड़ना। इस इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन का अंतरराष्ट्रीय शासी जो है ये निकाय है और इसकी सदस्यता में 31 राष्ट्रीय देश जो है वो क्या है? शामिल है। फेडरेशन का गठन 2004 में हुआ था। मैंने आपको पहले ही बताया था कि 2004 से कबड्डी का आयोजन जो है होता हुआ आ रहा है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष जो है वो कौन है? आशीष पचौरी हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक, और कबड्डी विश्व कप विजेता जो है 2016 का भारत रहा है। कबड्डी एशिया कप 2017 का विजेता भारत रहा है। कबड्डी एशिया खेल विजेता 2018 रहा है। प्रो कबड्डी संघ विजेता 2019 का बंगाल वारियर्स रहा था, ये पूछा गया था। और अभी अगर बात करें तो 2025 का जो प्रो कबड्डी का जो टूर्नामेंट है वो किसने जीता है? हरियाणा स्टीलर्स ने जीता है। किसने जीता है? हरियाणा स्टीलर्स ने ये वाला जो खिताब है जीता है। ठीक, चलो भाई, बहुत सारे सवाल बताए मैंने कबड्डी से। मैंने लास्ट वाली क्लास में कबड्डी से क्वेश्चन बताया था। कबड्डी से क्वेश्चन ये बताया था कि कबड्डी का जो मैच है, कबड्डी का जो मैच है उस मैच की अवधि कितनी होती है? 40 मिनट होती है। और इसमें जो है आपको ध्यान रखना है कितना? 20 मिनट का। ठीक, ठीक, कितना? 20 मिनट का जो है वो समय इसमें क्या होता है? हाफ टाइम होता है। आपको ध्यान रखना है 20 मिनट का समय जो है वो क्या होता है? हाफ टाइम होता है। अगला क्वेश्चन है, कुल शेखरपट्टिनम अंतरिक्ष केंद्र से पहला एसएसएलवी लॉन्च कब निर्धारित है? मतलब एक नया अंतरिक्ष केंद्र भारत जो है बना रहा है। ठीक है, भारत के द्वारा एक नया अंतरिक्ष केंद्र बनाया जा रहा है जिससे हम अपने नए
जो उपग्रह हैं वो प्रक्षेपित किया करेंगे। तो ये जो है कब 2027 में पूरी तरीके से चालू हो जाएगा। ये कहाँ पर है? कुलशेखरपट्टिनम में है। इससे स्पेस के जो एसएसएलवी श्रेणी के, आपको ध्यान रखना है, एसएसएलवी श्रेणी के जो आपके क्या कह सकते हैं, ये कहेंगे इसको उपग्रह, ठीक है, क्या कहेंगे? उपग्रह, ये क्या किए जाएंगे? लॉन्च किए जाएंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला, इसरो में जो है अभी जो इसके वर्तमान में वी नारायण अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस बात की घोषणा की है और इसमें 500 किलोग्राम के ध्रुवीय प्रक्षेपण को जो है ये समर्थित करेगा। दरअसल हम ज्यादा अपने जो इस तरह के सेंटर बनाने का प्रयास कर रहे हैं, उसका एक कारण ये है कि हमारा जो टारगेट है 2034 तक अपना एक स्पेस स्टेशन बनाना है, तो उस पर हम ज्यादा काम कर रहे हैं, इसलिए इस तरह की जो योजनाएं हैं उस पर ज्यादा काम करना पड़ रहा है। आंध्र प्रदेश के बाहर इसरो का ये दूसरा स्पोर्ट्स जो है क्या है स्थान होगा और ये 24 महीनों के अंदर पूरी तरीके से क्या हो जाएगा? चालू हो जाएगा। वी नारायण मैंने आपको बताया है शोध केंद्र का उद्घाटन करेंगे और आईआईटी मद्रास में लॉन्च टाइमलाइन की इसमें क्या की जाएगी? घोषणा की जाएगी। ठीक, इसके अलावा एनआईआरएफ के हिसाब से जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध जो आईआईटी है, आपको ध्यान रखना है, एनआईआरएफ के हिसाब से सबसे प्रसिद्ध आईआईटी है भारत का कौन सा? मद्रास। ठीक है, सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन श्रीहरिकोटा सबसे बड़ा सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन है। 2002 में इसका नाम जो है क्या कर दिया गया था? सतीश धवन केंद्र किया गया था। और इसके अलावा अगर बात करते हैं सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आरंभ में जो है 1979 में रोहिणी A1 इसने जो है क्या किया था? अपना पहला उपग्रह छोड़ा था। रोहिणी A1 के नाम से इसने पहला उपग्रह छोड़ा था। और बात कर रहे हैं हम किसकी? बात कर रहे हैं इसरो की। तो इसरो की जो स्थापना है विक्रम साराभाई ने 1969 में की थी। कब की थी? 1969 में की थी। इसरो के वर्तमान के अध्यक्ष जो है वो कौन है? वी नारायण है। अगर बात करें कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो बेंगलुरु में है। कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। ठीक, बेंगलुरु को आप कह सकते हैं भारत की ये क्या है? आईटी राजधानी है। क्या है बेंगलुरु? भारत की आईटी राजधानी। राजधानी से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, स्मृतियां और मील के पत्थर पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? ये स्मृतियां और मील के पत्थर पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा? न्यायमूर्ति पीएन प्रकाशम के द्वारा जो है किया गया है। किसके द्वारा? न्यायमूर्ति पीएन प्रकाश के द्वारा किया गया है। उन्होंने ब्लू क्रॉस पर जो स्मृति हैं और मील के पत्थर जारी किए हैं। उन्होंने 60 वर्षों का जो दस्तावेजीकरण है उसको जारी करते हुए बताया है कि हमने क्या कुछ इन 60 सालों में कुछ ऐतिहासिकता प्राप्त की है और साथ ही में ब्लू क्रॉस से पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम जैसी पहल का भी बीड़ा उठाया है, जिससे गाइड स्टार से प्लेटिनम पारदर्शिता प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का ये पहला कह सकते हैं संगठन बन गया है। ये क्या बन गया है कि आपको ध्यान रखना है, प्लेटिनम पारदर्शिता प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला संगठन बन गया है। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। एएनआरएफ के नए सीईओ किसे चुना गया है? एएनआरएफ के सीईओ किसे चुना गया है? तो आंसर है इसका शिव कुमार कल्याण रमन। ठीक है, शिव कुमार कल्याण रमन को जो है एएनआरएफ का सीईओ नियुक्त किया गया है। आप जितने भी जैसे कोई आप बड़े नेशनल लेवल पर रिसर्च करते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर रिसर्च करते हैं, तो उस रिसर्च के बारे में जो पूरा डाटा सरकार के पास होता है कि हमारे कितने बच्चे बाहर गए हुए हैं, क्या क्या किस चीज पर रिसर्च कर रहे हैं पूरे देश के, वो एएनआरएफ जो है अपने पास इस सारी चीजों को रखता है। ठीक है, अब इन्होंने जो है शिव कुमारन कल्याणन ने जो प्रोफेसर अभय करंदीकर है उनके रिटायरमेंट के बाद अपनी जो है जगह क्या कर ली है? पक्की कर ली है। एएनआरएफ का उद्देश्य ये है कि भारत के विश्वविद्यालय और संस्थान में जो रिसर्च चल रहा है उसके डेवलपमेंट को क्या करना है? बढ़ावा देना है, शोध संस्कृति को बढ़ाना है और वैज्ञानिक नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एएनआरएफ की स्थापना की गई थी। आईआईटी मद्रास ओहियो स्टेट के प्रतिष्ठित पूर्व छात्र रहे हैं शिव कुमार। इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट जैसी दिग्गज कंपनियों में आईईई, आईएनएई और इसके अलावा एसीएम जैसी जो कंपनियां हैं वहां पर फेलोशिप प्राप्त की है। तो ये बड़ा एक नाम है रिसर्च और फेलोशिप के लिए। ठीक है, अगर बात करें जो आपका ये क्या कह सकते हैं एएनआरएफ कब लाया गया था, तो 2003 में संसद के एक एएनआरएफ एक्ट के द्वारा 2023 में जो है इसकी स्थापना जो है पुनः की गई है। इसकी स्थापना जो है वो क्या की गई है? पुनः की गई है। इसको पहले 2003 से हम क्या कर रहे हैं?
देश में अलग अलग नामों से इसको जान रहे हैं। हाल ही में लंबी चोंच वाला गिद्ध अपने बच्चे के साथ भारत के किस अभयारण्य में देखा गया? दरअसल क्या हो रहा है कि आपको पता ही है, लंबे समय से जो गिद्ध हैं उनकी संख्या लगातार कम हो ही रही है। अब पहली बार ऐसा हुआ है कि गिद्ध और गिद्ध का बच्चा एक साथ बहुत लंबे समय बाद रामदेवरा बेट्टा गिद्ध अभयारण्य जो है, रामदेवरा बेट्टा गिद्ध अभयारण्य जो है यहाँ पर देखा गया है। ठीक है, रामदेवरा बेट्टा गिद्ध अभयारण्य जो है यहाँ पर देखा गया है। अगर बात करें तो ये कर्नाटक में है। कहाँ पर है? ये कर्नाटक में है। काजीरंगा आपको पता ही है, काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा ने चलो गिर जो है वो कहाँ पर है? गुजरात में है। गिर कहाँ पर है? गुजरात में है। ठीक, भरतपुर जो है वो कहाँ पर है? राजस्थान में। काजीरंगा की अगर बात करेंगे, काजीरंगा नेशनल पार्क जो है असम में। ठीक, लंबी चोंच वाला जो इंडियन लोक बिल्ड वल्चर है, ये कर्नाटक के रामदेवरा बेट्टा जो है कह सकते हैं भारत का एकमात्र गिद्ध संरक्षण केंद्र है, वहां पर जो है ये देखा गया। गिद्ध अभयारण्य है एकमात्र। हल्के भूरे रंगों का आधे गंजे सिर वाला जो है ये एक पक्षी है, और इसकी अगर बात करें तो दक्षिण भारत में पाया जाने वाला चट्टानों और खुले परिदृश्यों में ये रहता है। गिद्ध संरक्षण केंद्र की अगर बात करें, ये वाली जो लाइन है ये आपके लिए इंपोर्टेंट है कि गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र भारत में सबसे पहले हरियाणा के पिंजौर में स्थापित किया गया था। कहाँ? हरियाणा के पिंजौर में स्थापित किया गया था। भारत में अगर बात करें कुछ गिद्ध के संरक्षण और प्रजनन केंद्र है, भोपाल में है, पिंजौर में है, गुवाहाटी में है और हैदराबाद में। ये गिद्ध के प्रजनन और संरक्षण केंद्र है। 2001 में देखभाल केंद्र की स्थापना जो है गिद्ध के देखभाल केंद्र के रूप में जो है आपके पिंजौर हरियाणा में स्थापना की गई थी। पशुओं में जो दर्द निवारक दवाई दी जाती है ना, डाइक्लोफेनेक, उसके ज्यादा प्रयोग से क्या होता है, जब कई बार पशु मर जाते हैं तो उसके मांस को जब गिद्ध खा लेता है तो उसके मांस को खाने के बाद गिद्ध के गुर्दे फेल हो जाते हैं, उससे ज्यादातर इसकी क्या हो रही है? मौत हो रही है। बाकी और बहुत सारी चीजें हैं कि अफ्रीका में या कुछ किंवदंतियां ये भी हैं कि जो हो ये गिद्ध हैं ये हमारे लिए कह सकते हैं अच्छे नहीं है। तो इस तरह की कुछ खराब सी किंवदंतियों की वजह से भी लोगों ने इनके शिकार किए हैं और इनकी जो है मौत हुई। नई दिल्ली में महामारी की तैयारी पर क्वाड कार्यशाला का उद्घाटन किसने किया? क्वाड सम्मेलन आपको पता ही है, 4 देशों का एक समूह है, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। ठीक है, तो क्वाड सम्मेलन महामारी की तैयारियों की कार्यशाला का उद्घाटन की अगर बात करें तो अनुप्रिया पटेल, किसके द्वारा? अनुप्रिया पटेल के द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया। ठीक, इसमें आपको ध्यान रखना है अनुप्रिया पटेल ने 17 से 19 मार्च 2025 तक नई दिल्ली में महामारी की क्वाड कार्यशाला का उद्घाटन किया है। इस कार्यशाला का उद्देश्य ये है कि वैश्विक आपातकालीन तैयारियों को हम मजबूत कर सकें और इंडो पैसिफिक में जो स्वास्थ्य के खतरे के प्रति जो लचीलापन है उसको हम क्या करें? बढ़ावा दें। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ये इस पर जो है ज्यादा जोर दिया जा रहा है। अगर आपसे पूछा जाए कि QUAD एक क्वाड सम्मेलन की अगर बात करें तो क्वाड सम्मेलन में भारत ने कब हिस्सा लिया? तो क्वाड सम्मेलन से भारत के प्रधानमंत्री कहां पर गए थे? अमेरिका में, अमेरिका गए थे। ये भी आपको क्वाड सम्मेलन में क्या है? भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका गए थे। ठीक, ये मैंने आपको बता दिया है क्वाड के और क्या क्या उद्देश्य हैं। क्वाड के उद्देश्य ये है कि समुद्री सुरक्षा और सहयोग को बढ़ावा देना है, आतंकवाद और अन्य सुरक्षा चुनौतियों का मुकाबला करना है, संस्कृति और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना है, महामारी की तैयारियों को क्या करना है? महामारी की तैयारियों को और भी ज्यादा क्या करना है? मजबूत करना है, और प्रशांत महासागर के क्षेत्र में, ठीक है, प्रशांत महासागर के क्षेत्र में जो चीन की दादागिरी बढ़ रही है उसको भी धीरे धीरे क्या करना है? कम करना है। ठीक, अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? किस राज्य सरकार ने बेंगलुरु में निजी सड़कों को सार्वजनिक घोषित करने के लिए BBMP, ठीक है, कौन सा है? BBMP को अधिकार देने वाला विधेयक पेश किया? यार इसको तो कोई आराम से कोई भी कर सकता है कि बेंगलुरु कहां पर है? बेंगलुरु कहां पर है? कर्नाटक में। बेंगलुरु काफी चर्चा में है क्योंकि बेंगलुरु भारत का एक ऐसा शहर है जहां सबसे ज्यादा जाम की स्थिति बनी हुई है। तो बेंगलुरु में क्या है, अब सड़कों का जो देखरेख का मामला है उसको जो है अलग हाथों में देने का प्रयास किया जा रहा है जिससे वहां जाम से निजात पाई जा सके। ठीक है, तो कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु में निजी सड़कों को सार्वजनिक सड़क घोषित करने के BBMP को अधिकार जो है क्या कर दिया है? विधेयक दे दिया है। कुछ वहां पर निजी सड़कें थी
जो नगर पालिका के अधीन काम करती थी, अब वो जो है नगर पालिका के अधीन काम नहीं करेगी। सार्वजनिक सड़क का अर्थ ये है कोई भी सड़क या कोई भी रास्ता, कोई भी चौराहा, कोर्ट, गली या मार्ग, सवारी पथ जिस पर जनता का आवागमन का अधिकार है और जिसका रख रखाव निगम या सरकार करती है, उसको क्या कहेंगे? सार्वजनिक सड़क कहते हैं। ठीक है ना? तो अब जो है इसका अधिकार जो है सरकार के पास आ जाएगा। बेंगलुरु महानगर पालिका की अगर बात करें तो ये संशोधन विधेयक 2025 में अभी कल जो है ये क्या किया गया है? पास किया गया है। और कर्नाटक राज्य का गठन की अगर बात करें तो कर्नाटक राज्य का गठन 1956 में हुआ था। 1973 में कर्नाटक का नाम जो है क्या कर दिया गया था? बदल दिया था। कर्नाटक की राजधानी आपको पता है बेंगलुरु है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? सिद्धारमैया है। कांग्रेस की यहाँ पर सरकार चल रही है। कर्नाटक की आधिकारिक भाषा जो है वो क्या है? कन्नड़ है। यहाँ के राज्यपाल कौन है? थावरचंद गहलोत है। जिलों की संख्या 30 है, लोकसभा सीटें 28 है, राज्यसभा सीटें यहाँ पर कितनी है? 12। राजकीय वृक्ष की अगर बात करें तो राजकीय वृक्ष इसका क्या है? चंदन है। और कर्नाटक में भैंस दौड़ या भैंसा दौड़ जो है एक होती है जिसका नाम है कंबाला। आपने मूवी देखी थी ना, थोड़े दिन पहले आई थी एक कर्नाटक की कन्नड़ मूवी जो आई थी, जिसमें भगवान विष्णु के वराह अवतार को दिखाया गया था। कांतारा एक मूवी आई थी, तो कांतारा मूवी में दिखाया गया था ना एक भैंस दौड़ कंबाला वाला जो दृश्य था। तो उस कंबाला दौड़ को जो है कर्नाटक में किया जाता है। धोलुकुनी था यहाँ पर एक जो है बहुत फेमस नृत्य भी किया जाता है। कर्नाटक को एक राज्य अनेक दुनिया के नाम से भी जाना जाता है कि इसमें बहुत सारे कल्चर जो है थोड़ी थोड़ी दूरी पर अलग अलग तरीके से मिल जाते हैं देखने के लिए, इसलिए कर्नाटक को एक राज्य अनेक दुनिया भी कहा जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक, अगला है छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन किस जिले में किया गया है? दरअसल अभी हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती बीती है और इस समय सबसे बड़ा एक कह सकते हैं कि सबसे बड़ा जो मुद्दा चल रहा है इस समय छत्रपति शिवाजी, औरंगजेब, संभाजी, यही इस समय सबसे ज्यादा ट्रेंड में है मुद्दा। आपको पता भी होगा कि महाराष्ट्र में बड़ी दिक्कत चल रही है। महाराष्ट्र में विश्व हिंदू परिषद ने घोषणा कर दी है कि अगर वहां से सरकार के द्वारा शिवाजी की हत्या कर शिवाजी के सबसे बड़े दुश्मन या कह सकते हैं संभाजी की हत्या करने वाले औरंगजेब की कब्र को अगर वहां से नहीं हटाया गया तो विश्व हिंदू परिषद उसकी कब्र को बिल्कुल नेस्तो नाबूद कर देगा और आगे आने वाले समय में इस तरह की और जो कब्रें हैं उनको नष्ट कर दिया जाएगा। तो बड़ी समस्या है सरकार के सामने। अब जो है उसको हटाएंगे। अभी फिलहाल मैं मंदिर के बारे में बात करता हूं तो इसका जो है कहां पर? ठाणे में। कहां पर? ठाणे में इसका जो है क्या किया गया है? उद्घाटन किया गया। महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र के मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी महाराज को समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, यहाँ पर भिवंडी में इनका जो है ये आयोजन संपन्न हुआ है। क्लियर है? ये वाली बात आपको समझ में आ रही है? और इसकी अगर बात करें कि इसकी जो मंदिर की जो प्रतिमा है, इसकी मंदिर की जो प्रतिमा है ये किसके द्वारा बनाई गई है? तो इसके जो वास्तुकार है विजय कुमार पाटिल है। मंदिर की प्रतिमा के वास्तुकार है विजय कुमार पाटिल। मराठा साम्राज्य की अगर बात करें तो औपचारिक रूप से 1674 से 1818 तक ये जो है मराठा साम्राज्य अस्तित्व में था। इसकी स्थापना छत्रपति शिवाजी के द्वारा की गई थी। 1818 में क्या हुआ कि पेशवा बाजीराव द्वितीय के हार के बाद इस जो पूरे मराठा साम्राज्य का डिक्लाइन हो गया था। 1672 में सालेर के युद्ध में मुगल सेना को जो है शिवाजी ने हराया और 1674 में रायगढ़ के दुर्ग में, रायगढ़ के किले में ताज पहना और उन्होंने हैंदव धर्मोद्धारक या हिंदू धर्म के हैंदव धर्मोद्धारक या हिंदू धर्म के रक्षक या छत्रपति की उपाधि के साथ जो है वो राजा बन गए थे। नियमित सेना की अगर बात करें तो शिवाजी की नियमित सेना को पागा कहा जाता था। सहायक सेना को अगर बात करें तो सहायक सेना को सीलेदार कहा जाता था। हवलदार जो है उसे पर्यवेक्षण कहा जाता था और मंत्री परिषद को कहा जाता था इनकी अष्टप्रधान। ठीक है, मंत्री परिषद को कहा जाता था अष्टप्रधान। और इनके द्वारा जो टैक्स लिए जाते थे, इनके द्वारा जो टैक्स लिए जाते थे उस टैक्स को कहा जाता था चौथ। क्या कहा जाता था? टैक्स लिए जो जाते थे उसको कहा जाता था क्या? चौथ कहा जाता था। क्लियर है? प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के लिए मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा एक ऐप जो है क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है। ठीक है, उन्होंने ये कहा गया है PMIS के नाम से एक मोबाइल ऐप अगर आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करते हैं तो इंटर्नशिप आवेदन को आप बहुत सरल बना सकते हैं।
और रोजगार के जो है अवसर बढ़ जाएंगे। इससे नए इंटर्नशिप अवसरों की जानकारी तुरंत मिल जाएगी। अगले 5 वर्षों में टारगेट ये है कि 500 कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को क्या करनी है, इंटर्नशिप देनी है। पहले राउंड में 1.27 लाख इंटर्नशिप जो है दी जाएगी। 25 क्षेत्रों के 280 कंपनियों ने इसमें भाग लिया है और 82,000 से अधिक बच्चों को जो है क्या दिए गए हैं, ऑफर दिए गए हैं जहां पर वो इंटर्नशिप कर सकते हैं। ये ध्यान रखना है। बिंदु घोष बहुत ज्यादा फेमस जो है एक अभिनेत्री रही है, जो किस क्षेत्रीय सिनेमा से संबंधित थी, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। तो ये तमिल सिनेमा से, किससे, तमिल सिनेमा से संबंधित थी। ठीक, तमिल सिनेमा की अभिनेत्री रही थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है ना। ये आपको बात ध्यान रखनी है। अगला अगर बात करें तो प्रसिद्ध फिल्में अगर इनकी रही हैं तो मगम्मा समधम, उरुवंगल मरालम, डेरी कल्याणम, थुथांगे थुगांदे थम्बी, ठीक है, थुगांदे काम्बेरी मूकन और निथियन निजल, ये इनकी कुछ पुरानी मूवी हैं जिनमें इन्होंने काम किया है। ये हास्य कलाकार के रूप में ज्यादा फेमस हुई हैं। और अगर आप कहें तो कमल हसन और रजनीकांत जैसे फिल्म स्टारों के साथ इन्होंने काफी मूवी दी हैं और ये जो है तमिल मूवियों का एक बड़ा नाम रही है। ठीक है, तो हाल ही में इनकी क्या हो गया, देहांत हो गया है। इंटरनेशनल मास्टर्स लीग बहुत फेमस लीग रही है। पूरा पुराना माहौल क्रिकेट में आ गया है और भारत इस समय तुम्हें पता ही है कि जिस टूर्नामेंट को खेल रहा है उसमें लगातार जीत हासिल कर रहा है। तो उसमें से एक और नई जीत हासिल कर ली है भारत ने इंटरनेशनल मास्टर लीग में, और ये जीता है किसने, भारत ने। और किसको हराया है, इसको वेस्ट इंडीज को जो है क्या कर दिया है, हरा दिया है। ठीक, इसमें आपको ध्यान रखना है फाइनल में सचिन तेंदुलकर के नेतृत्व में 50,000 दर्शक वहां पर थे, पूरे मैच का उन्होंने लिफ्ट लिया है और भारत ने 17 गेंद शेष रहते हुए ही इस मैच को क्या कर लिया है, जीत लिया है। ठीक, इसमें ध्यान रखना है कि कुछ जो है क्या इसमें पुरस्कार दिए गए, तो मैच बैंक ऑफ बड़ौदा मास्टर स्ट्रोक ऑफ द मैच अंबाती रायडू रहे हैं जिन्होंने 9 चौके लगाए। पारी में सर्वाधिक छक्के अंबाती रायडू ने लगाए हैं और 50,000 रुपए का इनाम मिला है उनको। गेम चेंजर ऑफ द मैच सहवाज नदीम रहे हैं जिन्होंने 4 ओवर में 12 रन देकर 2 विकेट लिए। सबसे किफायती गेंदबाज की अगर बात करें तो सहवाज नदीम, जिनकी इकोनॉमी रेट जो है वो कितनी रही है, 3 रही है। और मैन ऑफ द मैच अंबाती रायडू रहे हैं जिन्होंने 50 गेंद में 74 रन क्या है, बनाए हैं। सीजन में सबसे अधिक चौके जो लगाए हैं कुमार संगकारा ने लगाए हैं 38 चौके, और सीजन में सबसे अधिक छक्के जो लगाए शेन वाटसन ने लगाए हैं 25 छक्के। और आईएमएल की अगर बात करें तो पुरस्कार में विजेता को 1 करोड़ रुपए और विजेता को 50 लाख रुपए की धनराशि मिली है। ये टूर्नामेंट आधुनिक इतिहास और गौरवशाली मनोरंजन का बेहतरीन संगम साबित हुआ, जिसमें प्रशंसक इसके जो अगले संस्करण का जो है बेसब्री से इंतजार करेंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छी तरीके से टूर्नामेंट क्या हुआ है, बीता है। ठीक है ना। तो आज मैंने आपको इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन बताए हैं, आप बहुत अच्छे तरीके से चीजों को देख रहे हैं। लास्ट तक अगर आपने वीडियो देखी है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहना और कमेंट में बताना आज आपने कौन कौन से बच्चों ने जो है ये क्लास देखी है, जिससे मैं आपके कमेंट पढ़ के आऊं, कल आपको देखता हूं और किसका किसका नाम लेना है। ठीक है ना। चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, धन्यवाद।